बहुत पुराने, काफी जटिल और औपनिवेशिक ढांचे पर रखी गई थी, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं। और आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का मिशन भी ठीक यही है। हमारे पास जो ये बेहद विस्तृत अध्ययन सामग्री है, जो नोट्स है, हम उनका बिंदु दर बिंदु गहराई से विश्लेषण करेंगे। जी। हम ये समझेंगे कि आखिर ये 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट कैसे बन गया। और जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये विश्लेषण किसी मास्टर क्लास से कम नहीं होने वाला है। हाँ, एकदम। मतलब मैं एक शिक्षक की तरह इन नोट्स के एक एक कॉन्सेप्ट को, उसके पीछे के कारणों को ब्लैक बोर्ड स्टाइल में इस तरह डिकोड करूंगा कि रटने की जरूरत ही ना पड़े। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे नोट्स के पहले सेक्शन यानी पृष्ठभूमि पर आते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी कानून अचानक तो आसमान से नहीं टपकता ना। 1935 के इस अधिनियम के पीछे घटनाओं का क्रम क्या था? अंग्रेज अचानक से इतना बड़ा ढांचा क्यों लेकर आ गए? देखिए, इसके पीछे का जो घटनाक्रम है ना, वो बहुत दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन। हाँ, ये कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों का आकलन करने आया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी ये थी कि इसका एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। एक भी भारतीय नहीं, मतलब बिना किसी भारतीय के भारत का भविष्य तय करने की कोशिश हो रही थी। बिल्कुल। और जाहिर है इसका भारी विरोध होना ही था। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे। हाँ, वो तो हमने इतिहास में पढ़ा ही है। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, तो उन्होंने रणनीति बदली। फिर इसके बाद उन्होंने बातचीत का रास्ता अपनाया। अच्छा। और इसी का परिणाम था 1930 से 1932 के बीच आयोजित हुए गोलमेज सम्मेलन, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। जहां भारतीय नेताओं और अंग्रेजों के बीच बातचीत हुई थी। सही कहा। और इन्हीं सम्मेलनों की चर्चाओं के आधार पर 1933 में एक श्वेत पत्र या कह लें व्हाइट पेपर प्रकाशित किया गया। ये श्वेत पत्र क्या होता है? विधायी भाषा में ये एक आधिकारिक प्रस्ताव होता है। तो इसी श्वेत पत्र के आधार पर अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ, जो फिर पास होके 1935 का अधिनियम बना। तो मतलब साइमन कमीशन का विरोध, फिर गोलमेज सम्मेलन, फिर श्वेत पत्र और अंत में 1935 का कानून। बिल्कुल, यही क्रम था। लेकिन अगर हम इन नोट्स के निष्कर्ष को गहराई से देखें तो अंग्रेजों की मंशा बहुत साफ नजर आती है। मतलब वे भारत को थोड़ा स्वशासन तो देना चाहते थे, पर यह सिर्फ एक दिखावा लग रहा है। एकदम सटीक विश्लेषण है। मतलब वो एक ऐसा संतुलन बनाना चाहते थे जहां भारतीयों को लगे कि सत्ता उनके हाथ में आ रही है, लेकिन असली चाबी पूरी तरह से अंग्रेजों की मुट्ठी में ही रहे। हाँ, ये तो कुछ ऐसा था जैसे किसी को गाड़ी की स्टीयरिंग तो दे दी जाए और कहा जाए कि अब तुम ड्राइवर हो। हाँ। लेकिन उस गाड़ी के ब्रेक, क्लच सब अंग्रेजों ने अपने पास ही रखे हों। मतलब ड्राइवर को लग रहा है वो गाड़ी चला रहा है, पर असली कंट्रोल तो किसी और के पास है। क्या बात है ये इस तंत्र को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार उपमा है। दिखावे और नियंत्रण का यही खेल इस पूरे अधिनियम की आत्मा है। तो इसी दिखावे के साथ हम नोट्स के दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, संघीय शासन या फेडरल सिस्टम। हाँ, ये इस अधिनियम का सबसे बड़ा प्रावधान था। नोट्स बताते हैं कि पहली बार भारत में एक संघीय ढांचा लाने की योजना बनी थी। इस ढांचे में कौन-कौन शामिल होने वाला था? देखिए, इस संघीय व्यवस्था में दो मुख्य अंगों को जोड़ा जाना था। पहले तो थे ब्रिटिश प्रांत, जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था। बिल्कुल। और दूसरी थी देशी रियासतें, जैसे जयपुर, हैदराबाद, जहां राजा महाराजाओं का राज था। अच्छा, तो इन दोनों को मिलाना था। हाँ, योजना यही थी कि केंद्र और राज्य मिलकर शासन चलाएंगे और शक्तियों का बंटवारा होगा। सुनने में तो ये योजना बहुत तार्किक लगती है, लेकिन नोट्स में एकदम स्पष्ट लिखा है कि ये कभी लागू ही नहीं हुआ। हाँ, ये पूरी तरह विफल रही। तो सवाल ये है कि ये गाड़ी चली क्यों नहीं? इसका सीधा सा कारण देशी रियासतें थीं। अच्छा। उन्होंने इस संघ में शामिल होने से साफ मना कर दिया। अरे! मना कर दिया। हाँ। और परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है। परीक्षाओं में ये सवाल बहुत फंसाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि छात्र सोचते हैं कि 1935 में संघीय व्यवस्था थी तो लागू भी हुई होगी, लेकिन नोट साफ करते हैं
संघीय व्यवस्था प्रस्तावित थी पर लागू नहीं हुई। फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड। एक मिनट, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। देशी रियासतों ने मना क्यों किया होगा? मतलब क्या उन्हें अपनी आजादी या अपनी सत्ता छिन जाने का डर था? 100% यही बात थी। संघीय ढांचे में आने का मतलब था अपने अधिकारों में कटौती करना, और कोई भी राजा अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं था। बिल्कुल। और अंग्रेजों ने इसमें शामिल होना स्वैच्छिक, मतलब वॉलंटरी रखा था, तो रियासतों ने बाहर रहना ही चुना। तो केंद्र में तो संघीय शासन का सपना टूट गया। जी। लेकिन अगर हम नोट्स के अगले पॉइंट की ओर देखें, सेक्शन 3, प्रांतीय स्वायत्तता या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। हाँ, केंद्र में भले ही प्लान फेल हुआ, लेकिन प्रांतों के स्तर पर एक बड़ा बदलाव आया। तो प्रांतों में क्या हुआ था? ये अधिनियम का सबसे सफल हिस्सा था। देखिए, इससे पहले प्रांतों में द्वैध शासन या डायरकी लागू था। डायरकी? इसका क्या मतलब होता था? इसका मतलब था काम को 2 हिस्सों में बांटना, कुछ काम अंग्रेजों के पास और कुछ भारतीय मंत्रियों के पास। लेकिन नोट्स कहते हैं कि इस अधिनियम ने इसे खत्म कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पुरानी व्यवस्था चल ही नहीं सकती थी। मान लीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, लेकिन पैसा या वित्त अंग्रेजों के पास था। ओह, बिना पैसे के मंत्री स्कूल या अस्पताल कैसे चलाएंगे? बिल्कुल, इसलिए हमेशा टकराव होता था। तो इस अधिनियम ने प्रांतों से द्वैध शासन को पूरी तरह खत्म कर दिया और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी। अच्छा, मतलब अब मंत्री सीधे विधानसभा के प्रति जिम्मेदार हो गए। हाँ, अब प्रांतीय सरकार के सारे विषय भारतीय मंत्रियों के पास आ गए। ये तो एक बहुत बड़ी आहा मोमेंट थी। मतलब पहली बार भारतीयों को प्रांतों में सरकार चलाने का असली अनुभव मिल रहा था। एकदम सही। और इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट भी दिखा। इसके परिणाम स्वरूप 1937 में चुनाव हुए और भारतीय नेताओं की सरकारें बनी। चलिए, ये तो अच्छी बात हुई। लेकिन नोट्स के सेक्शन 4 पर आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो क्या? प्रांतों से जो द्वैध शासन हटा, वो गायब नहीं हुआ, वो शिफ्ट होके केंद्र में पहुंच गया। केंद्र में द्वैध शासन। हाँ, यही तो अंग्रेजों की कूटनीति थी। मतलब प्रांतों में ढील दे दी, लेकिन केंद्र में शिकंजा कस दिया। तो केंद्र में काम कैसे बांटा गया? केंद्र के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। पहले थे आरक्षित विषय या रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। इसमें क्या आता था? इसमें रक्षा, विदेश नीति जैसे सबसे जरूरी विषय थे, जो सीधे गवर्नर जनरल के पास रहे। और दूसरे थे हस्तांतरित विषय या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जो भारतीय मंत्रियों को मिले। हाँ, बाकी बचे काम मंत्रियों को दे दिए गए। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं, रक्षा और विदेश नीति, वो तो अंग्रेजों ने अपने पास ही रखे। जी। तो फिर मंत्रियों के पास जो काम थे, क्या वे सिर्फ दिखावे के लिए थे? बिल्कुल। आपकी वो स्टीयरिंग और ब्रेक वाली बात यहाँ एकदम फिट बैठती है। असली शक्ति अभी भी अंग्रेजों के पास ही थी। तो शासन की डोर किसके हाथ में है, ये तो साफ हो गया। हाँ। लेकिन कानून बनाने की व्यवस्था का क्या? नोट्स का 5वां पॉइंट है विधायिका या लेजिस्लेचर। इसमें क्या बदलाव आए? देखिए, विधायिका में बहुत बड़ा बदलाव आया। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था आई। द्विसदनीय मतलब बाइकैमरल? हाँ, कानून बनाने के लिए 2 सदन बनाए गए। ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया और निचले सदन को फेडरल असेंबली। अरे, ये तो बिल्कुल आज की तरह है। जैसे हमारा ऊपरी सदन राज्यसभा है और निचला सदन लोकसभा है। एकदम सही उपमा है। छात्रों को याद रखने के लिए ये तुलना बहुत अच्छी है। तो परीक्षा के लिए ये भी एक जरूरी पॉइंट है। बहुत जरूरी। इसे एकदम याद रखना है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत 1935 के अधिनियम से हुई। और प्रांतों में क्या व्यवस्था थी? प्रांतों में कुछ जगहों पर 1 सदन था और कुछ में 2 सदन बनाए गए थे। ठीक है, सदन तो बन गए, लेकिन हमारा 6वां पॉइंट इसी से जुड़ा है, मताधिकार या फ्रैंचाइज। इन सदनों के लिए वोट कौन देगा? ये इस अधिनियम का एक बहुत ही निराशाजनक पहलू था। पहले तो बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इस अधिनियम से उसे थोड़ा बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी ये केवल 10 से 14% जनता तक ही सीमित था। बस 10 से 14%? मतलब बाकी की 85-90% जनता का कोई हिस्सा नहीं था? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? ये वोटिंग किस आधार पर तय होती थी? क्योंकि वोट देने का अधिकार शिक्षित लोगों, जमींदारों और टैक्स देने वालों तक ही सीमित था। ओह, मतलब जिनके पास संपत्ति है या जो पढ़े लिखे हैं, बस वही वोट देंगे। आम जनता और गरीबों की कोई आवाज नहीं थी। हाँ, अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि एक सेफ वोटर वर्ग बना रहे।
छात्रों को यह साफ तौर पर याद रखना चाहिए कि इस अधिनियम में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज नहीं था। समझ गई। अब नोट्स के 7वें सेक्शन पर चलते हैं। संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट। हाँ, जब केंद्र और प्रांत अलग हैं तो जाहिर है विवाद तो होंगे ही। बिल्कुल, विवाद तो होना तय था और उन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके काम क्या-क्या थे? इसके 2 मुख्य काम थे। पहला, केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद सुलझाना और दूसरा, कानून की व्याख्या करना। अरे वाह! और आपको पता है, ये पॉइंट पढ़कर मुझे बहुत रोमांच महसूस होता है। क्यों? क्योंकि यही संघीय न्यायालय आगे चलकर आजाद भारत का सुप्रीम कोर्ट बना, मतलब आज का हमारा सर्वोच्च न्यायालय। अपनी जड़ें इसी 1935 के कानून में तलाश सकता है। हाँ, इतिहास कैसे हमारे वर्तमान को बनाता है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। चलिए अब 8वें पॉइंट पर आते हैं। न्यायालय तो न्याय के लिए था, लेकिन नोट्स के अनुसार चुनाव प्रक्रिया में एक नियम ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा विवाद पैदा किया, अलग निर्वाचन प्रणाली या सेपरेट इलेक्टोरेट्स। देखिए, अगर हम नोट्स की बात करें तो हम बिल्कुल तटस्थ होकर इसे समझेंगे। नोट्स इसे अधिनियम का सबसे विवादित हिस्सा बताते हैं। इसमें क्या नियम था? इसके तहत मुस्लिम, सिख, दलित और कुछ अन्य समुदायों को अपने अपने उम्मीदवार अलग से चुनने का अधिकार दिया गया था। तो इसका परिणाम क्या हुआ? नोट्स स्पष्ट कहते हैं कि इससे समाज में विभाजन बढ़ा और जो अंग्रेजों की पुरानी नीति थी ना, फूट डालो और राज करो, वो और मजबूत हो गई। समाज को अलग अलग खांचों में बांट दिया गया। बिल्कुल। चलिए, ये तो एक दुखद पहलू था, लेकिन अगर हम प्रशासनिक शक्तियों की बात करें, जो हमारा 9वां सेक्शन है, शक्तियों का विभाजन, ये कैसे किया गया था? ये काफी व्यवस्थित था। प्रशासन में पहली बार शक्तियों का 3 लिस्ट सिस्टम आया। 3 सूचियां। हाँ, मैं एक एक करके बताता हूं। पहली थी संघ सूची या फेडरल लिस्ट, जिसमें केंद्र के विषय थे। ठीक है। दूसरी थी प्रांतीय सूची या प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें राज्य के विषय रखे गए। और तीसरी थी समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट, जिसमें वो विषय थे जिन पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। ये तो छात्रों के लिए बहुत आसान है याद रखना। हाँ, वो कैसे? क्योंकि आज भी हमारे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में हम हूबहू इन्हीं 3 सूचियों को पढ़ते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आज का ढांचा यहीं से प्रेरित है। अच्छा, सूचियां तो बन गई, मंत्री भी बन गए, लेकिन नोट्स का 10वां पॉइंट है गवर्नर जनरल की शक्तियां। सबसे ऊपर तो वही बैठा था ना? हाँ, और वही इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा बॉस था। सबसे ज्यादा ताकत उसी के पास थी। मतलब उसके पास क्या-क्या शक्तियां थी? हाँ, उसके पास इमरजेंसी लागू करने की पावर थी। अच्छा। वो किसी भी कानून पर वीटो लगा सकता था, मतलब उसे रोक सकता था। और सबसे बड़ी बात, सेना और वित्त यानी पैसा, उस पर उसका सीधा कंट्रोल था। तो अगर पैसा और सेना उसके पास है और वो कोई भी कानून रोक सकता है, तो फिर प्रांतीय स्वायत्तता का क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं, और नोट्स का भी यही निष्कर्ष है, कि इसका सीधा मतलब था असली ताकत अंग्रेजों के पास ही थी। रियल पावर इक्वल टू ब्रिटिश। एक हाथ से आजादी दी और दूसरे से वापस ले ली। बिल्कुल। प्रांतीय मंत्री सिर्फ दिखावे के लिए थे। चलिए अब 11वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया था, रिजर्व बैंक की स्थापना। हाँ, ये अक्सर वन लाइनर सवालों में आता है। इसी अधिनियम के तहत 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसके मुख्य काम क्या थे? इसके काम थे मुद्रा या करेंसी पर नियंत्रण रखना और पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को संभालना। ये तो एक बहुत अच्छा बोनस फैक्ट है। बिल्कुल। तो हमने 11 बिंदुओं में पूरे अधिनियम को अच्छे से समझ लिया है। अब नोट्स के 12वें सेक्शन में आते हैं, अधिनियम की कमियां या ड्रॉबैक्स। हाँ, अब हम इसका निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। तो ब्लैक बोर्ड पर अगर आप बुलेट पॉइंट्स में समझाएं तो मुख्य कमियां क्या थीं? देखिए, पहली कमी, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। दूसरी, अंग्रेजों का नियंत्रण पूरी तरह से जारी रहा, जो हमने गवर्नर जनरल की पावर्स में देखा। बिल्कुल। और तीसरी जो भव्य संघीय व्यवस्था बनाई गई थी, वो बुरी तरह फेल रही, क्योंकि लागू ही नहीं हो पाई। हाँ, देशी रियासतों की वजह से। और चौथी सबसे बड़ी कमी, अलग निर्वाचन प्रणाली ने सांप्रदायिक विभाजन को बहुत बढ़ा दिया। इतनी सारी कमियां? जी हाँ। तो अगर इसमें इतनी सारी कमियां थीं,
तो हमारा आखिरी और 13वां पॉइंट है इसका महत्व। हम आज तक इसे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इतनी कमियों के बावजूद इसके 3 बहुत बड़े महत्व हैं। पहला, ये आज के भारतीय संविधान का आधार बना। बिल्कुल, ब्लूप्रिंट। दूसरा, हमारे देश का जो संघीय ढांचा है वो यहीं से निकला है। और तीसरा, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भी इसी अधिनियम की देन है, जिसने भारतीयों को सरकार चलाने का अनुभव दिया। मतलब कैसे एक औपनिवेशिक कानून आजाद भारत के सबसे महान दस्तावेज का कच्चा माल बन गया, ये वाकई अद्भुत है। बिल्कुल, इतिहास की ये सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। तो तैयारी करने वाले सभी छात्रों और श्रोताओं, आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, उम्मीद है नोट्स का एक एक पॉइंट साफ हो गया होगा। लेकिन जाने से पहले हम आपको एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। वो क्या? जरा सोचिए, अगर 1935 में देसी रियासतों ने संघीय व्यवस्था में शामिल होने से मना नहीं किया होता, अगर उसी वक्त एक पूरा फेडरल इंडिया बन गया होता, तो क्या 1947 में सत्ता का हस्तांतरण और भारत का भौगोलिक स्वरूप कुछ अलग होता? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। इस पर खुद से विचार कीजिएगा और आगे गहराई से पढ़िएगा। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।